हेलो एवरीवन। आज हम इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। इंटरफेरेंस सबसे पहले जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में आना चाहिए फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले नाम ये आना चाहिए। तो इंटरफेरेंस, मान लो कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब सेम टाइप के सोर्सेज जिनकी वेवलेंथ सेम है। ठीक है, तो दो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं, सोर्स ए एंड सोर्स बी। और यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्रीन है और हम किसी पॉइंट पी पे ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या फिर डिस्ट्रक्टिव, मतलब हमें यहाँ पे ब्राइटनेस दिख रही है या फिर नहीं दिख रही। तो यहाँ से मान लो यहाँ का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने बीम ने, तो R1 डिस्टेंस है और यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं हम R2 डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस R1 ट्रेवल किया, यहाँ पे डिस्टेंस R2 ट्रेवल किया। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया, पाथ में डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमें देखने में पता चल रहा है कि जो R2 डिस्टेंस वो ग्रेटर है देन R1 डिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो पाथ का डिफरेंस आ गया, या फिर जिसे मैं बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना होगा, R2 माइनस R1। तो ये मेरा पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। अगर मेरे पास पाथ का डिफरेंस आ गया और ये अगर पाथ का डिफरेंस मेरा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, अगर मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा इसके बराबर है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मतलब हमें यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखेगा इस पी पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे ही अगर यही मेरा पाथ का डिफरेंस मेरा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 5 लैम्डा बाई 2 ऐसा कुछ होता है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी दो बीम्स की और मेरे को डार्क स्पॉट दिखेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कंडीशन है सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो पाथ डिफरेंस है ये फेज डिफरेंस से रिलेट कैसे करता है। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है ये होता है फेज डिफरेंस। कभी इसको फाई से और कभी इसको डेल से डिनोट करते हैं। तो फाई होता है हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये आपको याद रखना है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो डायमेंशनली, ये भी लैम्डा है, डिस्टेंस है इसका, डायमेंशनलिटी, इसकी डायमेंशनलिटी भी डिस्टेंस की होगी, मतलब लेंथ की होगी। तो दोनों को लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फेज डिफरेंस पाई की टर्म्स में आएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल में इस केस के लिए बन जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू R2 माइनस ऑफ R1। तो आपका फेज डिफरेंस आएगा इस केस में। ठीक है, तो आपको रिलेशन भी याद रखनी है। फिर आता है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यंग्स वाला, ये क्वेश्चंस आते भी रहे हैं नेट के लिए। तो मान लो कि हमारे पास एक डबल स्लिट है, लाइक ये हमारे पास डबल स्लिट है और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है। ये जो डिस्टेंस है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, वैसे इनमें डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है दो स्लिट्स में। इसको मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ डबल स्लिट में। ये डिस्टेंस मेरा कैपिटल डी है। ठीक है, स्लिट विड्थ है मेरे पास डी, स्मॉल डी। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सोर्स मेरा एक्चुअल में यही लाइट यहाँ से जाएगी, यही लाइट यहाँ से जाएगी, सेम ही बीम होगी। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज बोल सकता हूँ जब यहाँ से बाहर निकलेगी बीम। अब एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ये बीम यहाँ जाएगी और यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे मेरी जो बीम है वो बेंड अराउंड कर जाएगी। ठीक है, यहाँ से मेरी बीम बेंड कर जाएगी कुछ ऐसा। तो इसी कारण से अगर मेरी ये स्लिट बंद होती, सिर्फ ये स्लिट ओपन होती, इसी कारण से यहाँ पे मेरे पास ब्राइट, क्योंकि वैसे क्या होना चाहिए, लाइट सीधी यहाँ पे यहाँ दिखनी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ दिखनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में क्या करती है वो डाइफ्रैक्ट कर जाती है, बेंड अराउंड कर जाती है। तो यहाँ से जब वो बेंड करेगी तो लाइट यहाँ पे भी पड़ेगी, लाइट पूरी स्क्रीन पे पड़ सकती है। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने इसको ओपन किया लाइट यहाँ से भी पड़ेगी और ऐसे भी पड़ेगी। तो ये जो दो डिफरेंट बीम्स थी, जो ये वाली बीम थी और जो ये वाली बीम है, ये आपस में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी एट द स्क्रीन। ठीक है, इंटरफेरेंस तो चाहे पहले ही होनी शुरू हो जाए, लेकिन एट स्क्रीन हमने चेक करना है कि इंटरफेरेंस कैसी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव। ठीक है,
तो हमने वो चेक करना है। तो जैसे ही ये लाइट यहां से स्क्रीन पे पड़ेगी, मान लो कि पॉइंट पी मान लो यहाँ पे, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट ओ, इसको मैं बोलता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा। इस चीज का मतलब क्या है कि जब लाइट यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इन दोनों के बीच में मैंने पॉइंट ओ लिया है ये वाला, तो ये दोनों डिस्टेंस मेरे इक्वल होंगे, तो इसमें कोई फेस डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब भी फेस डिफरेंस जीरो हो जाए तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसलिए इस ओ पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पे हमें ब्राइट स्पॉट दिखता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पी पॉइंट की। पी पॉइंट पे लाइट ऐसे जाएगी, यहां से जो बीम जाएगी, और यहां से जो बीम जाएगी वो कुछ ऐसे चलेगी। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट था। अब एंगल्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। ये डिस्टेंस हमें देखने में पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री एंगल। इस पॉइंट से यहां, इस पॉइंट को मैं अगर इसको ए बी सी नाम दूं, तो इस सी पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस और ए से लेकर पी का डिस्टेंस वो सेम है, उसमें कोई फेस डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये डिस्टेंस इस वाली बीम ने, सेकंड वाली बीम ने बीसी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब एक्चुअल में मान लो कि ये सेंट्रल मैक्सिमा से ये जो डिस्टेंस है, इसे मैंने सेंट्रल मैक्सिमा बोला था, इसके एकदम सेंटर पे ये डिस्टेंस मैं वाई मान के चल रहा हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा पे कितने डिस्टेंस पे मेरे पास कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मैं वो डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर एंगल थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल थीटा है? और एक्चुअल में हम बोल सकते हैं। वो कैसे? ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज टाइप लाइन है, ये जो हमारे पास जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, इसे ऐसे बोल सकते हैं, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है वो वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है परपेंडिकुलर वाली, तो उसके हिसाब से जो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो एंगल थीटा होगा। तो अब दूसरी सोचने वाली चीज क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, अगर ये डिस्टेंस डी है तो इतना डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ डी साइन थीटा। और एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ, अगर आप यहाँ से साइन थीटा लगाओ तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं लगाऊं साइन थीटा, तो साइन थीटा लगाऊंगा तो बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर विच इज बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो बीसी आएगा हमारे पास डी साइन थीटा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक है, जो मेरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल है या फिर पाथ डिफरेंस है, वो कितना है, डी साइन थीटा। एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये जो एंगल है वो एक्चुअल में बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस बड़ा नहीं होता ये वाला, और ये भी ज्यादा दूर नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही स्मॉल है, माइक्रोमीटर्स में बोल देते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा स्मॉल। ठीक है, तो ये एंगल भी बहुत स्मॉल है, ये तो एक जूम करके बनाया हुआ फिगर है। ठीक है, ये बहुत स्मॉल है, तो इसलिए अगर ये एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकता हूँ फॉर द केस ऑफ स्मॉल एंगल्स। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आएगा वो बन जाएगा डी टेन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं टेन थीटा यहां पे लगाऊं, यहां पे, क्योंकि ये भी थीटा था ये भी थीटा था, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं, टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास y और बेस है हमारे पास कैपिटल D। तो अब जो आपके मन में डाउट आएगा वो ये होगा कि y तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है P से लेके O तक का, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो यहाँ तक जा रहा है, तो ये कैसे सेम हो गया? तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है अभी कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये बहुत स्मॉल हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक को, या फिर आप अप्रॉक्सीमेटली इस सेंट्रल मैक्सिमा को यहाँ मान सकते हो। ये बहुत ही कम डिस्टेंस है जो चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हुआ है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर सेम ही आएगा। इसलिए मैंने इस पूरे को इस, या फिर ऐसे बोल दो कि सेंट्रल मैक्सिमा को ही मैंने यहाँ पे माना है और मैं मान सकता हूँ, और ये डिस्टेंस y हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसे मान सकते हैं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे है, ठीक है। ये हम मान सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद भी रखना है, समझना भी है कि बहुत स्मॉल सा चीज़ चल रही है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो tan थीटा हो गया हमारे पास y बाई डी, tan थीटा को तो ये बनेगा dy बाई कैपिटल D। अब क्वेश्चन आता है कि P पॉइंट पे हमारे पास ब्राइट स्पॉट है कि डार्क स्पॉट है। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे पहला डार्क स्पॉट आ गया। फॉर द केस ऑफ फर्स्ट डार्क स्पॉट, उस केस में क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है विच इज dy बाई कैपिटल D, वो किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, लैम्डा बाई 2 के बराबर, फर्स्ट डार्क स्पॉट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ से मेरा डिस्टेंस y आ जाएगा विच इज लैम्डा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। तो ये एक्चुअल में फर्स्ट डार्क स्पॉट की डिस्टेंस होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट डार्क स्पॉट के लिए आपने लैम्डा बाई 2 पुट किया है, सेकंड डार्क स्पॉट होता तो आप क्या पुट करते, 3 लैम्डा बाई 2, थर्ड होता तो आप पुट करते 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख लेता हूँ, सेकंड के लिए आप पुट करते 3 लैम्डा बाई 2, थर्ड डार्क स्पॉट के लिए पुट करते 5 लैम्डा बाई 2। तो इसी हिसाब से आप आगे आगे डार्क स्पॉट्स देख सकते थे। ऐसे ही अगर मेरे पास फर्स्ट ब्राइट स्पॉट की कंडीशन होती, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, तो फर्स्ट जो ब्राइट स्पॉट होगा सेंट्रल मैक्सिमा के बाद, ठीक है, उसके लिए पाथ डिफरेंस तो सेम है dy बाय कैपिटल D, ठीक है। लेकिन अब यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट के लिए लैम्डा। अगर मेरे को सेकंड देखना हो, यहां से हमारे पास y क्या आएगा, y आएगा लैम्डा d बाय स्मॉल d। ऐसे ही अगर हमारे पास सेकंड ब्राइट स्पॉट होता तो मैं लैम्डा की जगह 2 लैम्डा पुट करता, थर्ड होता 3 लैम्डा पुट करता। ऐसे ही मैं y डिस्टेंस निकालता रहता, जितना भी दूर दूर चलता जाता वो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, ब्राइट स्पॉट की, डार्क स्पॉट की, और y डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो एक्चुअल में हमें स्क्रीन दिखेगी कैसी, तो हम अब बात करते हैं स्क्रीन दिखेगी कैसी। लाइक ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये डायग्राम मेरे से ऐसे बन रहा है, ये मैं ब्राइट स्पॉट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। फिर उसके बाद ये डार्क स्पॉट है, फर्स्ट डार्क स्पॉट, ये फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, और ऐसे ही ये ऐसे ही ऊपर को चलता जाएगा, ठीक है। तो ये सेटअप कुछ ऐसा रहेगा, ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, अगेन ब्राइट स्पॉट, सेम ही नीचे पैटर्न रहेगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैंने फर्स्ट ब्राइट निकाला है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ये जो मैंने फर्स्ट ब्राइट स्पॉट निकाला, सेकंड ब्राइट स्पॉट निकाला, इन या फिर सेंट्रल मैक्सिमा है, इनकी इंटेंसिटी है कितनी, कितना इंटेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो इंटेंसिटी के लिए आपको क्या करना है, जो यहां से गई बीम उसको मैं E1 वेक्टर नाम दे रहा हूँ, E1 वेक्टर, और मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एक्स डायरेक्शन में है, जो मेरी बीम है वो एक्स डायरेक्शन में है, ऐसे मान के चल रहा हूँ। ये आई मेरी
E1। उसके बाद यहां से जो बीम आएगी इस सेकंड स्लिट से, उसने क्या किया, उसकी वजह से क्या आया, पाथ डिफरेंस आया। तो जो सेकंड बीम है उसे मैं E2 नाम दे देता हूं, E2 नाम, ठीक है। अब यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों बीम्स में है क्या, फेज में डिफरेंस या फिर पाथ में डिफरेंस। तो इन दोनों में जो फेज में डिफरेंस है उसको नाम दे दिया मैंने फाई, ठीक है। तो अब मेरे को इंटेंसिटी निकालनी है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। मेरे डायग्राम कुछ ऐसे ही है तो समझ जाना। ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट, इसको मैं बोल रहा हूं ई टोटल। ये था E1 इस वाले से, ये था E2 इस वाले से, और ये मेरा दोनों का रिजल्टेंट ET। तो मैं यहां पे कौन सा लॉ लगा सकता हूं, लॉ ऑफ कोसाइंस। एक्चुअल में अगर ये फाई है तो ये एंगल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का 180 डिग्री माइनस फाइव, ठीक है। अब मैं यहां पे लगाऊंगा लॉ ऑफ कोसाइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइंस बोलता क्या है, ई टोटल इज इक्वल्स टू, ई टोटल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस, ये लॉ ऑफ कोसाइंस है, 2E1 E2, और दोनों में एंगल कितना है, कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस 5, 180 डिग्री माइनस 5। तो यहां से बनेगा ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर कोस 180 माइनस 5 माइनस कोस 5, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2E1 E2 कोस 5, तो ये बनेगा हमारे पास E टोटल का स्क्वायर। ये था लॉ ऑफ कोसाइंस। अब हमें पता है एक्चुअल में जो ये सोर्स है E1 और E2, ये एक ही तो सोर्स है, ये ही तो आया, इसी को मैंने E1 बना दिया, यहाँ पे E2 बना दिया। तो मैं लिख सकता हूँ इन मैग्नीट्यूड E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E नॉट स्क्वायर, ठीक है, एक ही तो सोर्स है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ई टोटल की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर कोस ऑफ 5। तो यहां से ई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस 5, यह बनेगा ई टोटल की स्क्वायर। 1 प्लस कोस 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्चुअल में कोस 5 को हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि हम अगर 1 को कैंसिल करना चाहें तो मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर 5/2 माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा ई टोटल की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई नॉट स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट करो इसको तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर 5/2, तो ये हमारे पास बन गया 4 ई नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2। एक्चुअल में इंटेंसिटी होता है हमारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ई टोटल को इंटेंसिटी, क्योंकि ई टोटल का स्क्वायर है इसको मैंने इंटेंसिटी लिख दिया प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ई नॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। I इज इक्वल टू 4 आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। अब अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं, जो पॉइंट O था, यहां पे मैंने क्या बोला, जितनी बीम का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया उतना ही बीम का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया सेंट्रल मैक्सिमा पे। तो मतलब फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं आया सेंट्रल मैक्सिमा पे, जीरो फेज डिफरेंस। तो उस केस में फाई मेरा क्या है, जीरो। अगर जीरो फेज डिफरेंस है, फाई जीरो है, तो यहाँ पे मेरे को फाई जीरो पुट करना है फॉर द केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फाई जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी आएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, वो आएगी 4 आई नॉट। तो ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर द केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, सेकंड ब्राइट स्पॉट, थर्ड ब्राइट स्पॉट, ठीक है। तो जब फर्स्ट ब्राइट स्पॉट आया, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बनाया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा बनाया फर्स्ट ब्राइट स्पॉट,
उस केस में भी जो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट स्पॉट के सेंटर पे जो मेरे पास फेज डिफरेंस है वो क्या हो गया, 0 हो गया फर्स्ट ब्राइट स्पॉट पे, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस वहाँ पे भी 0 हो गया तो मेरे पास वहाँ पे भी जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 4I0 की, ठीक है। ब्राइट स्पॉट्स में मेरे पास इंटेंसिटी 4I0 की रह रही है, ठीक है, एंड डार्क स्पॉट पे 0 हो जाएगी। तो सोचने वाली बात क्या है, लाइक मैंने ये बना दिया, ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर कुछ ऐसा आया, फिर आया मैक्सिमा, ये कुछ ऐसे चल रहा था। मैंने बोला 4I0 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 मैक्सिमा पे, ठीक है, ब्राइट स्पॉट्स पे। सोचने वाली बात ये है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटेंसिटी की तो I0 ही आ रही है। अगर यहाँ से एम्पलीट्यूड E1 स्क्वायर है तो उसका इंटेंसिटी क्या बनेगी, I1 स्क्वायर। यहाँ से इंटेंसिटी क्या बनेगी, 2I1 स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी जा सकती है सुपरपोजिशन से भी, 2I0 स्क्वायर तक, मतलब मैक्सिमम 2 तक जानी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं ऐसे बोलूँ E0 स्क्वायर उससे ज़्यादा तो नहीं है ना कहीं पे, तो टोटल यहाँ पे 4I0 कैसे बन गया, ठीक है। यहाँ से भी इंटेंसिटी I0, यहाँ से भी इंटेंसिटी I0, तो टोटल यहाँ 4 कैसे हो गया। तो क्या कोई कंजर्वेशन लॉ फेल हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक कि 4I0 कैसे। इसका आंसर ये है कि यहाँ पे अगर 4I0 है तो कहीं पे कंपनसेट भी हुआ है। कंपनसेट कहाँ हुआ है, डार्क स्पॉट्स पे। डार्क स्पॉट पे कोई इंटेंसिटी नहीं है, तो वो जो इंटेंसिटी आनी चाहिए थी वो कंपनसेट होके यहाँ चले गई ब्राइट स्पॉट्स पे, ठीक है। इसको और भी कैसे समझ सकते हो, अगर मैं इसकी एवरेज इंटेंसिटी निकालूं, इस चीज की एवरेज इंटेंसिटी निकालूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं I एवरेज इज इक्वल्स टू 4I0 इंटू एवरेज ऑफ कोस स्क्वायर 5/2। तो एवरेज में कोस स्क्वायर 5/2 का एवरेज क्या होता है, 1/2, तो ये बन जाएगा 2I0। क्यों, क्योंकि इसका एवरेज होता है 1/2। तो एवरेज इंटेंसिटी पूरी स्क्रीन पे कितनी है, पूरी स्क्रीन पे एवरेज इंटेंसिटी कितनी है, 2I0, और वो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी स्क्रीन पे 2I0 ही है इंटेंसिटी, लेकिन यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे ब्राइट था, इसलिए यहाँ पे 4I0 आ गई ब्राइट स्पॉट्स पे। तो ये भी पॉइंट याद रखना, एवरेजली अगर मैं देखूँ तो कंजर्वेशन लॉस फेल कोई नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे ब्राइट था, इसलिए यहाँ पे कंपनसेशन के लिए यहाँ पे सीधा 4I0 आ गया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। आता है हमारे पास नेक्स्ट केस, जिसमें हमारे पास 3 स्लिट्स होंगी, ठीक है, और हमें इंटेंसिटी पूछा होगा। लाइक जब हमारे पास 2 स्लिट थी तो हमारी जो इंटेंसिटी आई वो आई 4I0 कोस स्क्वायर ऑफ 5/2, ये था 2 स्लिट के लिए। लेकिन अगर 3 स्लिट हो जाए, लाइक अगर हमारे पास 3 स्लिट हो जाए और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन हो, तो क्या होगा, ये हमारे पास सोर्स होगा, ये कोई पॉइंट पी जिसपे हमें देखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, फिर से पार्ट डिफरेंस। आपको जो पहला पॉइंट नोट करना है वो है रेफरेंस। आपने फर्स्ट वाले को रेफरेंस मान के चलना है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाले को रेफरेंस मानना है। ये डिस्टेंस भी डी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी डी मान लेते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक ही रेफरेंस से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये एंगल हमारा थीटा होगा। तो ये जो एंगल होगा इतना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में है डी साइन थीटा, और जो ये डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा d प्लस डी विच इज 2d साइन थीटा। तो पहले तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना, इसी रेफरेंस से। आपको ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ से यहाँ का भी देखें, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ का, यहीं से यहाँ का, 2d साइन थीटा। तो ऐसे पार्ट डिफरेंस नोट डाउन करने हैं। दूसरी चीज़, मैंने इंटेंसिटी की बात करी, यहाँ पे हमारे पास 3 स्लिट है, तो हमें क्या करना है, मान लो कि जो फर्स्ट वाला है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है E1, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला फर्स्ट के साथ 5 डिफरेंस बना रहा है, इसका मतलब फेज डिफरेंस भी होगा। अगर इसका इसके साथ फेज डिफरेंस 5 है तो इसका थर्ड वाले के साथ फेज डिफरेंस 2/5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि E1 है, ये E2 है, और दोनों में फेज डिफरेंस है 5,
ऐसे ही ये ऐसे चलना था, लेकिन थर्ड वाला थोड़ा सा टिल्टेड है, वर्टिकल नहीं है, ये एंगल भी फाई होगा। ये है हमारा E3। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ E1 के हिसाब से रिस्पेक्ट में, E1 के रिस्पेक्ट में E3 का एंगल कितना है, 2 फाई, वही होना चाहिए था। तो ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट ई टोटल। तो हमें ई टोटल चाहिए, तभी हम इंटेंसिटी बता सकते हैं। उसके लिए अब क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में बांट लेना है। ठीक है, जब भी 3 4 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में बांट लेना है। तो इसमें सबसे पहले मैं ई टोटल इन एक्स डायरेक्शन क्या क्या होगा, E1 मेरा एक्स डायरेक्शन की ओर है, प्लस E2 मेरा एक्स डायरेक्शन की ओर, कौन सा कंपोनेंट है, E2 cos फाई, E2 इस तरफ है, cos फाई इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्लस E3 मेरा एक्स डायरेक्शन की तरफ कितना होगा, फाई ए, तो टोटल यहां तक जाना था, तो ये बनेगा E3 cos 2 फाई। तो ये मेरा टोटल इन एक्स डायरेक्शन आ गया। ऐसे ही मेरे को टोटल वाई डायरेक्शन में चेक करना है, ये तो मेरा टोटल ही एक्स डायरेक्शन में है E1, तो इसमें तो कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, इसका E2 का वाई कंपोनेंट कितना होगा, E2 साइन फाई, क्योंकि अगर ये कोस होगा इस तरफ तो साइन इस तरफ होगा, प्लस E3 मेरा क्या होगा, E3 वाई कंपोनेंट साइन 2 फाई। तो टोटल आ गया हमारे पास। अब ये तो सिर्फ कंपोनेंट्स में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ई टोटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई टोटल इन एक्स डायरेक्शन की स्क्वायर प्लस ई टोटल इन वाई डायरेक्शन की स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। तो इसका सिर्फ आपको स्क्वायर करना है, या आप खुद भी कर सकते हो, वैसे इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, ई टोटल की स्क्वायर, स्क्वायर रूट मैंने हटा दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू, अब हमें पता है E1, क्योंकि सारे के सारे सेम सोर्स हैं, ठीक है, एक ही सोर्स था, 3 स्लिट्स में जा रहा था, तो सबका क्या मान के चलूंगा मैं, ई नोड। ठीक है, सबका एम्पलीट्यूड सेम मान के चलूंगा क्योंकि एक ही सोर्स था। तो मैं बोल सकता हूँ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू ई नोड इज इक्वल टू E3। ठीक है, तो E1 E2 E3 हमारे ई नोड के बराबर है। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, और ई नोड, क्योंकि सबको मैं ई नोड पुट करूंगा, इसको भी ई नोड, इसको भी, सेम सोर्स है। अब मैं स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, यहां से मैंने शॉर्टकट लगा रहा हूँ थोड़ा सा, ई नोड स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस bc प्लस ca, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका स्क्वायर करना है, तो ई नोट स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन 2 फाई, ये कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, कोस स्क्वायर 2 फाई साइन स्क्वायर 2 फाई दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, और एक 1 ये है, कितना हो गया 3। तो मैं लिख सकता हूँ ई नोट स्क्वायर 3 प्लस बचा क्या 2 कोस फाई प्लस 2 कोस 2 फाई, ये बचा, प्लस एक हमारे पास बचेगा 2 कोस ए कोस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। तो यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कोस ए कोस बी 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉमन निकाल लिया, तो बना क्या, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो क्या होता है कोस ए माइनस बी। तो अगर मैं कोस ए माइनस बी करूंगा तो बनेगा 2 कोस फाई। तो इस पूरे का, इसका और इसका हमारे पास ये बना, और तो नहीं कुछ रहता, तो रह भी जाएगा तो खुद ही देखना पड़ेगा।
क्लास में होता था कि तुम बता सकते थे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन गया ई नोट स्क्वायर 3 प्लस 4 कोस 5 प्लस 2 कोस 2 5। ठीक है, तो एक हमने कोस 5 उठा लिया, 2 कोस 5, और यहां से 2 कोस 5 बना, 2 कोस 2 5, बाकी सारे ठीक है। ये हमारे पास आया ई टोटल की स्क्वायर। अब अगर इसको मैं इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसको आई नॉट 3 प्लस 4 कोस 5 प्लस 2 कोस 2 5। अब 3 स्लिट था ये, अगर मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा की या फिर ब्राइट स्पॉट्स की क्या देखनी है, ब्राइटनेस देखनी है, इंटेंसिटी देखनी है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाई को 0 पुट करना पड़ेगा, फेज डिफरेंस 0। ठीक है, तो फेज डिफरेंस उस हिसाब से होनी चाहिए कि मेरे पास ब्राइट स्पॉट आए, मतलब, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ फेज डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास मैक्सिमा आए। ठीक है, तो मैक्सिमम तभी आएगा, ब्राइटनेस तभी आएगी, ठीक है, ब्राइट स्पॉट तभी आएगा अगर कोस 5 भी 1 हो, कोस 2 5 भी 1 हो। तो 0 तो पर्टिकुलर हो गया, एक्चुअल में 0 अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो गया, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को ब्राइट स्पॉट्स देखने हैं तो मेरे पास ये मैक्सिमा होने चाहिए, फाई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये चीज़ मैक्सिमा बनाए। तो ये मैक्सिमम कितना होगा, कोस 5 1, कोस 2 5 मैक्सिमम कितना होगा 1। तो यहाँ से मैं इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आएगी वो कितनी होगी, 3 प्लस 4 प्लस 2 विच इज 9, 9 टाइम्स आई नो। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब 3 स्लिट में हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की हमारी इंटेंसिटी 9 टाइम्स है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जितने भी ब्राइट स्पॉट्स हैं, ठीक है, बाद में उसका एवरेज करेंगे वो अपने आप 3 बन जाएगा। फिर अब मैं इसका आपको जनरल फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला, कि अगर 3 स्लिट हो, 2 स्लिट हो, 4 स्लिट हो, तो आपको क्या करना है। जनरल फॉर्मूला है इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन n 5/2 डिवाइड बाई साइन 5/2 का होल स्क्वायर। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, चाहे आप इस पे अप्लाई करके देख लो, चाहे आप 2 स्लिट में अप्लाई कर लो, चाहे 3। यहाँ पे n क्या है, जितने नंबर ऑफ स्लिट्स होंगे। तो इसको चेक करते हैं, सबसे पहले इसे चेक करते हैं 2 स्लिट्स के लिए। 2 स्लिट के लिए हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी हमारे पास 4 आई नॉट 2 स्लिट के केस में, जब n था 2। यहां पुट करके देखते हैं n को 2, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूं अभी मैं। i इज इक्वल टू आई नॉट साइन, n को 2 पुट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा साइन 5/2 का स्क्वायर। अब सोचने वाली बात यह है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे फाई क्या होता है, 0। तो जब फाई 0 होता है तो ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हमें यहाँ पे एल होपिटल रूल लगाना है, इसको भी डेरिवेट, या फिर उससे भी रहने दो, फाई 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा पे, तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं, आई नोट साइन 5, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 डिवाइड बाई 5, ऐसे ही साइन 5/2 नीचे था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 इंटू 5/2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का स्क्वायर। तो हमें पता है अगर 5 टेंड टू 0 हो तो ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म 1 हो जाएगी 5 टेंडिंग टू 0 पे, तो ये बनेगा हमारे पास आई नोट, और 5 से 5 कैंसिल, और ये 2 ऊपर चला जाएगा का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 आई नोट। तो सेम आंसर आया जो चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं मैक्सिमम इंटेंसिटी की फॉर द केस ऑफ 3 स्लिट्स,
तो यहाँ पे वही चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे को 3 पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो बनेगा आई नोट साइन 3 5/2 डिवाइड बाय साइन 5/2। या तो इस पे आप फॉर्मूले को एक्सपेंड करो, वैल्यूज पुट करो का स्क्वायर। फिर मैं चेक करता हूँ मैक्सिमा के लिए। तो मैक्सिमा के लिए क्या करना है, क्योंकि हमें पता है 3 सिलेक्ट के लिए 9 आई नोड आएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसी में कर देता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 5/2 से, डिवाइड कर रहा हूँ 3 5/2 से। ऐसे ही इस 5/2 के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ 5/2 से। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, स्क्वायर बाहर है। ये टर्म और ये टर्म 5 टेंडिंग टू 0 पे 1 बनाएगा। ये टर्म और ये टर्म 5 टेंडिंग टू 0 पे 1 बनाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बनेगा 3 की स्क्वायर, तो बनेगा 9 आई नोट। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जो काम आ सकता है। तो यही हमारा आंसर था 3 सिलेक्ट के लिए। फिर उसके बाद अभी हमने इंटरफेरेंस देखा। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं जो नेट में आ चुकी है। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें 3 सिलेक्ट का ही एक्सपेरिमेंट दिया है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर है ये प्रॉब्लम। इसमें हमें ये डिस्टेंस डी दे रखा है, बट ये डिस्टेंस हमें 2D दे रखा है, ठीक है। तो 3 स्लिट बन गई यहाँ पे, और साथ में इन्होंने कुछ ऐसा एंगल दे रखा है थीटा। हमें यहाँ पे बोला है कि इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी बताओ, इस केस में क्या होगी। और साथ में हमें गिवन है कि जो फेज डिफरेंस है वो देखने में पता चल रहा है फॉर्मूले से, जो फेज डिफरेंस है वो है 2π/λ इंटू डी साइन थीटा। फेज डिफरेंस दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इसको रेफरेंस मान के चलूँ, इस वाले को, ठीक है, तो ये मेरा डी साइन थीटा है। ऐसे ही ये जब यहाँ से जो लाइट जाएगी, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से जो लाइट जाएगी वो परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये 2D और D, तो ये बनेगा 3D साइन थीटा। तो जब D साइन थीटा होगा तो मैं इसे डेल की फॉर्म में लिख सकता हूँ फेज डिफरेंस को। लेकिन जब 3D साइन थीटा होगा तब, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मेरे को क्या लिखना है, 3 डेल फेज डिफरेंस को। एक्चुअल में मैं कौन से फॉर्मूले को दिमाग में रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ phi = 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहाँ डी साइन थीटा है और यहाँ पे 3D साइन थीटा है। क्यों, क्योंकि d + 2d = 3d। तो मैं उसके हिसाब से इसको डेल बना रहा हूँ, इसको 3 डेल। तो डेल हमारा फेज डिफरेंस है क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमें इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, जो बहुत आसान हो जाएगा काम। सिंपल वही काम करना है इंटेंसिटी के लिए। एक हमारे पास ई नोड है जिसे मैं E1 बोल रहा हूँ अभी। एक एंगल मेरा डेल बना रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये मेरा E1 है, ये मेरा डेल बना रहा है, E2 है, और ये मेरा 2 डेल बना रहा है, तो ये मेरा E3 है। तो ये मेरा टोटल होगा। ये हम कर चुके हैं, बस डेल लगाना चेंज किया है। यहाँ पे फाई और यहाँ पे फाई था, लेकिन इस केस में यहाँ डेल है, यहाँ पे 2 डेल है। तो सेम क्वेश्चन है। इस केस में दोबारा से आपको वही काम करना है, टोटल इन एक्स डायरेक्शन। टोटल इन एक्स डायरेक्शन कौन कौन से हैं, E1 प्लस E2 कोज ऑफ डेल प्लस E3 कोज ऑफ 3 डेल, 2 डेल प्लस डेल 3 डेल एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही टोटल इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में ये तो है नहीं, इसका वाई डायरेक्शन कितना होगा, E2 साइन डेल। इसका वाई डायरेक्शन कितना होगा, E3 साइन 3 डेल। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो टोटल 3 डेल है एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में साइन 3 डेल हो जाएगा। अब इस टोटल को मेरे को क्या लिखना है, ई टोटल का स्क्वायर, ET एक्स का स्क्वायर प्लस ET वाई का स्क्वायर, जो हम कर चुके हैं। सबकी सब एक ही इंटेंस, एक ही सोर्स है, तो इसको मैं सबको ई नोड लिख सकता हूं। तो ये सेम ही काम कर रहा हूं जो पहले कर चुका हूं, बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो बनेगा
ई टोटल की स्क्वायर इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये बनेगा। उसके बाद प्लस, फिर इसका कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन डेल साइन 3 डेल, ये बनेगा हमारे पास। ये 1 है, कोस स्क्वायर डेल साइन स्क्वायर डेल 1 है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 3 डेल साइन स्क्वायर 3 डेल 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो बनेगा ई नोट स्क्वायर 3 प्लस 2 कोस डेल प्लस 2 कोस 3 डेल प्लस, अब ये दो टर्म्स बचेंगी, एक टर्म बचेगी ये 2 कोस ए कोस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, तो वो क्या होगा 2 कॉमन निकाल लो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, तो ये बनेगा कोस, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ये बनेगा कोस ए माइनस बी 2 डेल, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो एक्चुअल में हमारा आंसर आ गया। तो यही प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि अगर ये टोटल की स्क्वायर था तो उसने प्रोपोर्शनैलिटी पूछी थी, तो ई नोट स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास आएगा 3 प्लस 2 कोस डेल प्लस 2 कोस 2 डेल प्लस 2 कोस 3 डेल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मेरा आंसर था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, जल्दी से हो जाता है, ठीक है। बस टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक्चुअल में हमने पोलराइजेशन वाला केस करना है अभी, शायद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ जाए, बट कुछ हमें चीज़ें पता होती हैं, उसी से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं पता है तो समझ लेना। हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एक स्लिट पे हमें क्या लगा दिया, एक पोलराइजर लगा दिया, उसका पास एक्सिस 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे कोई पोलराइजर लगा दिया यहां पे, ठीक है, इसे थोड़ा पीछे लगा देते हैं यहां पे। अब यहां से इंटेंसिटी आ रही थी और एक यहां से लाइट की इंटेंसिटी आ रही थी, एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा, और ये कुछ ऐसा यहां पे हमें इंटेंस बीम देगा। इंटेंस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें विजिबिलिटी पूछा है, तो विजिबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन में गिवन है, आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइड बाय आई मैक्स प्लस आई मिन, तो ये आपको पता होना चाहिए। चाहे कभी वो सिर्फ विजिबिलिटी लिख देता, इसमें तो चलो फॉर्मूला भी लिख दिया, लेकिन कभी विजिबिलिटी लिख दे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे पोलराइजर है, अगर उसने 45 डिग्री एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल, तो मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरी सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है कि पोलराइज्ड लाइट हमारी गई है, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, उसकी डायरेक्शन मैं मानता हूँ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से जो लाइट गई उसकी डायरेक्शन थी एक्स डायरेक्शन। अब पोलराइज्ड लाइट जब भी किसी पोलराइजर से निकलती है तो हमारे पास एक मेलस लॉ होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी। तो मेलस लॉ बोलता है इंटेंसिटी क्या चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये था मेलस लॉ, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर ऐसा जैसे ये इंटेंसिटी अगर यहाँ पे आई नोट है तो यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो बनेगी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ड्यू टू मेलस लॉ उसकी इंटेंसिटी ऐसे चेंज हो जाएगी। अब उसने थीटा हमें गिवन दिया 45 डिग्री,
ठीक है, अब सोचने वाली चीज़ क्या है, मान लो कि हमारी जो दोनों बीम्स हैं, क्योंकि अगर इसको मैं एक्स डायरेक्शन में मान के चलूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन में मान के चलूंगा, तो मेरे को इसको भी एक्स डायरेक्शन में मान के चलना पड़ेगा क्योंकि सेम बीम है, ठीक है। तो और इसने 45 डिग्री एंगल बना रखा है। तो पोलराइजर का काम क्या होता है, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे मतलब इस हिसाब से आगे को चल रही है, या फिर इस हिसाब से आगे को चल रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो उसे क्या करेगा, उसे ओरिएंट कर देगा अलोंग द पास एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से जब मेरी बीम बाहर निकलेगी तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कुछ ऐसे हो जाएंगे, चाहे वो पहले ऐसे थे, ठीक है, तो बाद में ये एंगल बना लेंगे। तो जब बाहर निकली इस पोलराइजर से तो उसका कुछ ऐसा एंगल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरा स्लो ही लगाता हूँ, I इज इक्वल टू, मान लो कि इंटेंसिटी पहले थी I0, कोस स्क्वायर कितना एंगल है 45 डिग्री, तो बनेगा I0 डिवाइड बाय कोस 45 इज 1/√2, तो बनेगा 1/2, कोस स्क्वायर है, यह है इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आया, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी का स्केयर, तो मैं देख सकता हूं जो एम्पलीट्यूड में चेंज आया वो आएगा I/√2। तो जब यहां से वो बीम निकली, अगर उसका एम्पलीट्यूड E0 था, तो यहां पे बाहर निकलने के बाद उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, E0/√2। तो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड निकाल लिया हमने, E0/√2। अब बीम की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब बीम जो यहां से बाहर निकली वो इस एंगल पे है, और उसका एम्पलीट्यूड है E0/√2, ठीक है। अब E0/√2, अब इसको मैं दो भागों में बांट सकता हूँ, दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास कुछ टिल्टेड सा है, उसको मैं एक्स वाई कंपोनेंट में बांट लेता हूँ। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल तो 45 बना रहे हैं, ये तो हमें यहीं से पता लग गया था। इस टिल्टेड वाले का ये एम्पलीट्यूड था, अगर इसे मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं तो क्या होगा, ये बनेगा अलोंग एक्स डायरेक्शन E0/√2, ये जो थी वैल्यू, इनटू कोस ऑफ 45 डिग्री एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही मैं इसे वाई डायरेक्शन में देख सकता हूँ, तो वाई डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूँ EY इज इक्वल टू E0/√2, मैंने इसे दो भागों में बांट लिया, E0/√2 साइन 45 डिग्री। तो एक्स डायरेक्शन की ओर मेरे पास क्या बना, E0/2, वाई डायरेक्शन की ओर मेरे पास बना E0/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो बीम यहां से आए, सेकंड, अभी फर्स्ट वाला केस अब खत्म हो गया, अब सेकंड वाला, ये इसके साथ क्या बनाएगा, पाथ डिफरेंस, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वहां पे नहीं दिया डी, तो हम एक जनरल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेके चलेंगे जिसमें पाथ डिफरेंस डी माना जाता है। तो इसकी वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा 5। तो सेकंड बीम का फर्स्ट के साथ फेज डिफरेंस आएगा इसके पाथ डिफरेंस के कारण, विच इज 5। तो सेकंड वाली बीम के लिए तो ये E1x मान लो, ये E1y फर्स्ट वाले के लिए था। सेकंड वाले के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि दोनों एक्स डायरेक्शन में होंगी, जो यहां से स्टार्ट हुई, जो यहां से स्टार्ट हुई, वो तो बाद में बंट गए, लेकिन ये नहीं बंट पाए, ये एक्स डायरेक्शन में ही है, तो ये बनेगा E0, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड E0 है, लेकिन इसमें फेज का डिफरेंस आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना आ रहा है 5 का, ठीक है। तो ये सेकंड वाली बीम के लिए था, क्योंकि इसके पार्ट डिफरेंस आ रहा है, मतलब फेज डिफरेंस आ रहा है, और ये फर्स्ट वाली बीम के लिए था। लेकिन जो सेकंड वाली बीम है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई में नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मान के चले कि ये पोलराइज्ड बीम है, तो एक ही डायरेक्शन है दोनों की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में। इसकी बाद में दो पार्ट्स में बंट गए, ये लेकिन एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये लिखने के बाद सेम वही काम करना है इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। ई टोटल हमारा क्या होगा, ई टोटल इन एक्स डायरेक्शन, ई टोटल इन एक्स डायरेक्शन कितना है, E0/2 प्लस E0 cos 5। ई टोटल इन वाई डायरेक्शन कितना है हमारे पास, E0/2, टोटल इन वाई डायरेक्शन, टोटल इन एक्स डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, सेम वही
ई टोटल का स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू, या फिर स्क्वायर डाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट हटा दो, ई टोटल एक्स की डायरेक्शन में स्क्वायर प्लस ई टोटल वाई की डायरेक्शन में स्क्वायर। तो एक्स की डायरेक्शन में स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये, तो ये बनेगा ई नोट स्क्वायर में कॉमन निकाल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल, 2ab प्लस ई टी वाई स्क्वायर प्लस 1/4। तो ये मेरे पास बनेगा ई टोटल की स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं ई नोट स्क्वायर 1/2 प्लस कोस फाइव प्लस कोस स्क्वायर 5। ये हमारे पास आया ई टोटल की स्क्वायर। हमें पूछा है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, माइनस प्लस तो हम कर ही लेंगे। तो ये एक्चुअल में इंटेंसिटी है, ये एक्चुअल में आई नोट है। अब अगर मैं सिर्फ इस चीज को देखूं तो ये मेरे पास आई मैक्सिमम अगर मैं निकालना चाहूं, आई मैक्सिमम, तो तभी होगा अगर फाइव, अगर मेरा कोस फाइव और ये कोस फाइव क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तभी मेरा मैक्सिमम आएगा। तो मैं लिख सकता हूं आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई नोट हाफ प्लस 1 प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 प्लस 1, तो ये बनेगा हाफ प्लस 2, तो विच इज 5/2, तो बनेगा 5/2 टाइम्स आई नोट। तो ये मेरे पास मैक्सिमम की वैल्यू होगी। ऐसे ही अब मैं चेक करूंगा मिनिमम के लिए, तो मिनिमम कोस फाइव क्या होना चाहिए, -1, लेकिन मिनिमम के लिए यहाँ पे, क्योंकि इसे मिनिमम करना है, ये -1 होगा, लेकिन कोस फाइव -1 होगा, लेकिन कोस के फाइव क्या बन जाएगा, +1। तो मैं मिनिमम के लिए लिख सकता हूँ आई नोट हाफ -1, लेकिन यहाँ पे भी -1 पुट करना था, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास आई नोट बाय 2। मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आएगा, आ गया। तो विजिबिलिटी हमारे पास, विजिबिलिटी होती है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। पुट कर दो इसमें, आई मैक्सिमम है हमारे पास 5/2 आई नोट कैंसिल ही हो जाएगा, यहीं से देखने में पता लग रहा है, मैं नहीं लिख रहा। 5/2 माइनस आई मिनिमम हमारे पास 1/2, आई मैक्सिमम 5/2, आई मिनिमम 1/2, तो ये बनेगा हमारे पास 4/2 विच इज 2, 6/2 विच इज 3, तो 2/3 हमारा विजिबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही समझना है। फिर आता है हमारे पास डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, मान लो कि हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट पड़ा है ऑफ साइज d, और यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स है। अब अगर इसकी वेवलेंथ और इसका जो साइज d है वो कंपेरेबल हो, तो हमारी जो लाइट जाएगी वो क्या करेगी, बैंड अराउंड द कॉर्नर्स हो जाएगी, ठीक है, बैंड अराउंड द कॉर्नर, उसी को बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। इसी हिसाब से अगर ये मेरा ओपनिंग एंड ऑफ द स्लिट है ऑफ अ डिस्टेंस d, ओपनिंग एंड है जिसका डिस्टेंस d है, अगर यहाँ पे भी हमारे पास एक सोर्स पड़ा है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है और वो कंपेरेबल है d डिस्टेंस के, तो यहाँ पे अगर मेरा कोई स्क्रीन है तो क्या करेगी, वो सारी की सारी मेरी लाइट यहाँ पे कॉर्नर से बैंड अराउंड कर जाएगी। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, लाइट सीधी यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए थी, लेकिन वो इस कॉर्नर से बैंड अराउंड कर गई, ठीक है। तो अगर बैंड नहीं करते तो सामने हमें ब्राइट स्पॉट दिखता, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास स्क्रीन पे यहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट दिख रहे थे, जो डार्क रीजन होने चाहिए थे वो भी ब्राइट दिख रहे थे, ठीक है। तो वो डाइफ्रैक्शन के कारण हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे हमने देखा टू स्लिट, ठीक है, अब हम करेंगे डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जैसे हमने देखा टू स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट में जब हमने पैटर्न बनाया तो पैटर्न कुछ ऐसा था, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, कुछ ऐसा, ठीक है। इन सब की विड्थ सेम है, ये चाहे बनानी नहीं आई हो,
डायग्राम ऐसी है थोड़ी, इन सब की विड्थ ठीक है सेम है और इन सब की लेंथ सेम है, ऐसे रखा है मैंने, ठीक है। और बीच में हमारे पास डार्क स्पॉट्स हैं। ये था फॉर द केस ऑफ टू स्लिट्स। और यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी टू स्लिट के केस में वो कितनी थी, 4 आई नोट। इसी हिसाब से अगर जब मैंने 3 स्लिट वाला किया था तो उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी थी 9 आई नोट, ठीक है। तो 3 स्लिट का केस ये था कुछ, ये हमारे पास 3 स्लिट थी, 1 2 3। तो 3 स्लिट के केस में हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन थी, स्क्रीन के बाद हमें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 9 आई नोट, मतलब इससे ज़्यादा होगी वो। तो ज़्यादा शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ को कम करना है, इसकी लेंथ को बढ़ाना है। तो मैंने वही किया, विड्थ को कम कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, कुछ ऐसा। तो ये इसके कंपेयर, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा था तो यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। तो विड्थ को कम कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया। इसी हिसाब से आगे एक छोटा सा मैक्सिमा आएगा, छोटा सा ब्राइट स्पॉट आएगा, फिर उसके बाद डार्क आएगा, फिर उसके बाद सेम यही चीज़ दोबारा से आएगी, फिर ऐसे यहाँ पे चलेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, और जो ये डिस्टेंस था इस सेंटर टू सेंटर का, तो ये जो डिस्टेंस y1 है ये कम होगा देन दिस डिस्टेंस। अगर मैं इस डिस्टेंस को बोलूँ y1 डैश, तो y1 डैश शुड बी ग्रेटर देन y1, ये भी पॉइंट याद रखना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्लिट्स मेरी बढ़ती जाएंगी, इसमें इंटरमीडिएरी मैक्सिमाज आएंगे छोटे छोटे से, साथ में ये दूर होता जाएगा जितनी ज़्यादा स्लिट्स मैं बढ़ाता जाऊंगा, और इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एन स्लिट्स की। अभी हमने बात की 2 की, 3 की, तो इसी हिसाब से मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ इसको एन स्लिट्स में। तो एन स्लिट्स का मतलब है काफ़ी सारी स्लिट्स, कुछ ऐसे चलता ही जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ एन स्लिट्स का मतलब है 2000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर। कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं 2000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर, या फिर 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 2000 स्लिट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका पैटर्न बनाऊंगा स्क्रीन पे। यहाँ पे सोर्स है, तो इस केस में क्या होगा, एक हमारे यहाँ पे मैक्सिमा आएगा। अब मैक्सिमा की विड्थ एकदम कम, क्योंकि मैंने क्या किया 2 से 3 स्लिट में किया तो विड्थ कम होगी, एंड ऐसे ही मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरी विड्थ बिल्कुल कम होती जाएगी और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये इंटेंसिटी होगी इसकी। और मैंने दूसरा क्या बोला, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जितने नंबर ऑफ स्लिट्स आप बढ़ाते जाओगे। तो अगला जो मैक्सिमा होगा वो कहीं यहाँ पे आएगा बहुत दूर, फर्स्ट मैक्सिमा। तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसे बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ऐसे केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमास की बात करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा डार्क रीजन है उसके बीच में। तो अब अगर मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा को देखना है कि कितने एंगल पे है, कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या करूँगा इस केस में, दोबारा से वही काम करूँगा। मान लो कि यहाँ से लाइट यहाँ गई और यहाँ से लाइट यहाँ गई, और ये पॉइंट यहाँ गया, ऐसे ही यहाँ से पॉइंट यहाँ गया, पॉइंट पी मान लो, ये एंगल थीटा होगा दोबारा से, और ये 90 डिग्री एंगल होगा। डिस्टेंस डी मान लेता हूँ मैं दोबारा से बिटवीन द स्लिट्स, तो डी साइन थीटा होगा मेरा पाथ डिफरेंस। अब नेक्स्ट काम क्या था, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी थी सीधी, और ये एंगल भी थीटा होगा जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 स्लिट में किया था। अब ये डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से मैं मान लेता हूँ कि वाई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वाई है, और ये कैपिटल डी। अब मेरे को फिर वही लगाना है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया वो कितना है, डी साइन थीटा। ये मैंने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये साइन थीटा को मैं यहाँ से, क्या मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ जैसे मैंने 2 डायमेंशन, जैसे मैंने 2 स्लिट के केस में किया था? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो थीटा था वो स्मॉल था, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि ये जो थीटा है चाहे इसके बराबर है, लेकिन ये थीटा अब लार्ज है। क्यों? क्योंकि अब मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट में डिस्टेंस बहुत दूर जा चुका है, तो अब मैं साइन थीटा को टेन थीटा नहीं कर सकता फॉर द केस ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, तो यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे, अगर यहाँ से साइन थीटा लगाएं तो आप
मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, वाई बाई डी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आप सिंपल यहाँ क्या लिखोगे, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है, तो इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा एन लैम्डा पे, सेकंड मैक्सिमा 1 लैम्डा पे, सेकंड मैक्सिमा आएगा 2 लैम्डा पे, थर्ड आएगा 3 लैम्डा पे, ऐसा। तो अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूँ, फर्स्ट मैक्सिमा की अगर मैं बात करूँ, उस केस में मैं लिखूंगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। देन यहाँ पे हम थीटा पूछते हैं, यहाँ पे हम वाई नहीं पूछते, हम थीटा पूछते हैं, एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय डी। तो ये मेरे पास एंगुलर सेपरेशन आएगी, तो यहाँ पे हम यही पूछते हैं, ठीक है, याद रखना ये वाली बात। दूसरी चीज बी कैसे निकालना है, आपको सिर्फ ये दिया होगा 200 लाइंस पर सेंटीमीटर, 2000 लाइंस या फिर 5000 लाइंस। तो डी कैसे निकालना है, डी को लिखना है डी इज इक्वल टू 1 बाय जितनी लाइंस पर सेंटीमीटर है उसे डिवाइड कर दो 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 1/2000 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 0.5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। और अगर मीटर में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं 0.5 या फिर 5 इंटू 10⁻³ ये इधर चले जाएगा तो -4 हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये बनेगा 10⁻², ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर। तो यहां से आएगा हमारे पास 5 10⁻⁶ क्या होता है माइक्रो, तो 5 माइक्रोमीटर। तो ये आएगा मेरा स्लिट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा 5 माइक्रोमीटर का। तो ऐसे आपको डी निकालना है, लैम्डा गिवन होगा, थीटा निकाल दोगे। फिर आता है हमारा केस सिंगल स्लिट का, ठीक है, सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट में क्या है, डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, ठीक है। यहाँ पे आप डबल स्लिट की बात नहीं करें, सिर्फ सिंगल स्लिट की। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे एक सिंगल स्लिट दे रखी है, यहाँ पे हमें स्क्रीन दे रखी है। स्लिट को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, होती छोटी सी है। यहाँ सोर्स है। अब सिंगल स्लिट से मैंने ये देखना है कि किसी पॉइंट पी पे मेरा ब्राइट स्पॉट है कि डार्क स्पॉट है। मान लो ये पॉइंट पी यहाँ पे है, तो एक्चुअल में होगा क्या, इसी में लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ही कुछ होगा, कुछ ऐसा। लेकिन अब दो स्लिट में तो हम बांट लेते थे, सिंगल स्लिट में कैसे बांटे, हमने अंशों को इसी हिसाब से मॉड्यूलेट करना है, क्योंकि हमें पता है सिंगल स्लिट में एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न बनता कैसे है। तो मैं पैटर्न बना रहा हूँ इसका स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमा होगा सेंटर पे, मान लो कि ऐसा मैक्सिमा है। उसके बाद हमारा सिंगल स्लिट के केस में पैटर्न छोटा होता जाएगा, मतलब ब्राइटनेस कम होती जाएगी। मतलब जैसा यहाँ बनाया वैसा ही इसके नीचे भी बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और नीचे सेम होता है, तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो कुछ पैटर्न ऐसा बनेगा, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है। इसी हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, सॉरी डार्क यहाँ, ब्राइट यहाँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कंडीशन लाने की डार्क स्पॉट की, कि मान लो कि पी पॉइंट मेरा फर्स्ट डार्क स्पॉट है, ठीक है, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो मैं इसकी कंडीशन लाने की कोशिश करता हूँ। वो कंडीशन कैसे लेके आ सकता हूँ, अगर मैं थोड़ी सी टेक्निक लगाऊँ। टेक्निक क्या है, ये टोटल डिस्टेंस मैं ए मान लेता हूँ, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे बनाता हूँ, ये टोटल डिस्टेंस मैं ए मान लेता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये यहाँ से लाइट यहाँ गई, ये a/2 डिस्टेंस होगा इसका सेंटर,
ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस, ये यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा, मैंने इसको पार्ट्स में बांट लिया, ये लाइट यहाँ पड़ेगी इस पॉइंट से। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले को रेफरेंस मान के इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री। तो इतने डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है क्योंकि चल तो ऐसे ही रहा है, इतने डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2। क्यों a/2? क्योंकि मैं सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, a/2। तो बनेगा ये बनेगा मेरा a/2 साइन ऑफ थीटा, ये डिस्टेंस। तो अगर मैं लिखूं फर्स्ट डार्क स्पॉट के लिए a/2 साइन थीटा, डार्क स्पॉट चाहिए तो क्या होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए डार्क स्पॉट के लिए। तो उस केस के लिए a/2 साइन थीटा इक्वल टू λ/2। इसका मतलब हुआ जो स्टार्टिंग में बीम यहां से जाएगी और जो बीम यहां से जाएगी, उन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2 का। और जब भी पार्ट डिफरेंस λ/2 का होता है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है। ठीक है, तो ये वाला बीम इस वाले बीम को कैंसिल कर देगी। जस्ट ऐसे ही ये ऊपर वाली बीम के जस्ट जो नीचे वाली बीम होगी, इस ऊपर के जस्ट नीचे, ऐसे ही इस नीचे वाली बीम के ये वाली जस्ट नीचे जो बीम होगी, इन दोनों में भी पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, λ/2 का, क्योंकि मैं जस्ट नीचे चलता जा रहा हूँ। ऐसे ही इस जस्ट नीचे वाली बीम के, इसके जस्ट नीचे बीम के और इसके जस्ट नीचे वाले बीम के, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस भी λ/2 होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाली बीम के जस्ट थोड़ा सा नीचे, नीचे वाली बीम के, ये वाले नीचे वाली बीच वाली बीम के जस्ट थोड़ा सा नीचे सेम पार्ट डिफरेंस होगा λ/2, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर जाएंगे। ऐसे ही ये पूरा रीजन, इतना पूरा रीजन, पूरे इस रीजन को क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देगी λ/2 से। तो हमारे पास फर्स्ट डार्क स्पॉट की कंडीशन क्या आ गई, 2 से 2 कैंसिल, a साइन थीटा इज इक्वल टू λ। तो ये सिंगल स्लिट के केस में ये आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट डार्क स्पॉट। अगर हमसे पूछा जाता फर्स्ट ब्राइट स्पॉट की कंडीशन क्या होगी, वो कैसे चेक करना है। फर्स्ट ब्राइट स्पॉट के लिए फिर से सेम चीज होगी, ये डिस्टेंस a होगा, लाइट यहां से यहां पड़ेगी और यहां से यहां। तो आपको खुद से चेंज करना है, खुद से दिमाग लगाना है। कैसा, हम a/3 अगर मान के चल रहे तो क्या होगा, इतना डिस्टेंस मैं a/3 मान के चल रहा हूँ, इतना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a/3 मान के चल रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस a/3 है, ठीक है, इतना डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस a/3 है तो यहां से लाइट जाएगी, तीसरा हिस्सा लिया है मैंने स्लिट का। अगर मैं लिखूं a/3 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो पार्ट है टॉप का और ये जो थर्ड पार्ट है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इस कंडीशन से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैंसिल करेंगे। तो रखना था हमें ब्राइट स्पॉट था, हमने कैंसिल क्यों किया, अब आगे देखना। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इससे जस्ट नीचे ये जो टॉप वाला था, इससे जस्ट नीचे जो बीम होगी, जस्ट नीचे मतलब इन्फिनिटिसिमल छोटा, थोड़ा सा नीचे, इससे जस्ट नीचे, ऐसे ही ये थर्ड पार्ट के जस्ट नीचे ये दोनों बीम्स भी λ/2 पार्ट पे होंगी। ठीक है, जस्ट नीचे से गया हूं मैं सेम डिस्टेंस पे, तो ये दोनों इससे जस्ट नीचे, इससे जस्ट नीचे आपस में कैंसिल कर देंगी, इससे जस्ट नीचे, इससे जस्ट नीचे आपस में कैंसिल कर देंगी। कब तक कैंसिल करेंगी, ये डिस्टेंस कितना है a/3, यहां से a/3 डिस्टेंस तक ये सारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाली बीम ने नीचे वाली सारी बीम को कैंसिल करते जा रहा है, जैसे इससे मैं नीचे नीचे होकर बढ़ रहा हूँ, इससे जस्ट नीचे को कैंसिल किया, इससे जस्ट नीचे को, तो यहां तक ये कैंसिल हो गया। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट बच गया, क्योंकि इतना पार्ट थर्ड पार्ट था, इतना पार्ट थर्ड पार्ट था, बचा कौन सा, ये थर्ड पार्ट, इसको कोई यहाँ पे कैंसिल नहीं कर पाया। यही एक टेक्निक लगाई है, इसको कोई कैंसिल नहीं कर पाया। ठीक है, ये थर्ड पार्ट बच गया, इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। इस वाले ने इस वाले को कैंसिल कर दिया, लेकिन जो थर्ड पार्ट बच गया उसको कोई कैंसिल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो थर्ड पार्ट सीधा हमारे यहाँ पे आएगा और वो बनता भी है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, इंटेंसिटी आगे को जाते जाते कम हो रही है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट।
तो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट सेंट्रल मैक्सिमा से कम इंटेंसिटी वाला है, तभी मैं बोल सकता हूँ सिर्फ थर्ड पार्ट ने उसको इंटेंसिटी प्रोवाइड की है, सिर्फ थर्ड पार्ट ने, तो इसीलिए ये कम है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, a/3 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2। तो ये कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ से कंडीशन बन गई a sin थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2। चाहे आप इसको ऐसे ही याद रखो, ये बेस्ट है वैसे भी। ठीक है, ये तो 3 को उधर ले गए, लेकिन बेस्ट वे मेरे हिसाब से यही रहेगा, इसको ऐसे लिखना। तो ये है फर्स्ट ब्राइट स्पॉट। क्या अब आप सेकंड डार्क स्पॉट, क्योंकि हम फर्स्ट डार्क स्पॉट कर चुके हैं, सेकंड डार्क स्पॉट आप कर सकते हो इजीली, वो करके देख लेते हैं। सेम चीज रखनी है, सेकंड डार्क स्पॉट याद रखना। तो सेकंड डार्क स्पॉट के लिए आपको क्या करना है, यहां पॉइंट P है, यहां पॉइंट, ठीक है। सेकंड डार्क स्पॉट के लिए आप इसको क्या करो, a/4 पार्ट में बांट लो। ध्यान से देखना इसको, a/4 इतना है, a/4 इतना है, a/4 इतना है, a/4 इतना है। तो ये वाला पार्ट, और मैं अगर लिखूं a/4 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये टॉप वाला पॉइंट, ये टॉप वाला पॉइंट, ठीक है, ये टॉप का फर्स्ट का, ये फोर्थ पार्ट का, आपस में कैंसिल करेंगे इस कंडीशन से। इससे जस्ट नीचे जो बीम होगी, इस वाले से जस्ट नीचे जो बीम होगी, ये आपस में कैंसिल करेंगे। कहां तक कैंसिल करेंगे, फोर्थ पार्ट तक। उसके बाद ये वाला फोर्थ पार्ट, ये जो फोर्थ पार्ट चलेगा, ये किसको कैंसिल करेगा, जो लास्ट में फोर्थ पार्ट बचा है। तो कुछ भी हमारे पास बचा नहीं, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। 4 पार्ट्स हैं, दो एक को कैंसिल करेगा, दूसरा दूसरे को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास इंटेंसिटी 0 आएगी। तो एक्चुअल में राइट है। तो ये मेरी कंडीशन किसकी हो गई, सेकंड डार्क स्पॉट की, सेकंड डार्क स्पॉट। इसी तरह से मैं लास्ट कर रहा हूं अब सेकंड ब्राइट स्पॉट। ठीक है, लास्ट वन इज सेकंड ब्राइट स्पॉट। तो सेकंड ब्राइट स्पॉट के लिए हमारे पास यहां पे पॉइंट P होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमने a/3 किया था, ठीक है, ओड नंबर को डिवाइड किया था, a/3 किया था, तो हमें फर्स्ट ब्राइट मिला था। ठीक है, a/2 किया था तो हमें फर्स्ट डार्क मिला था, a/4 किया तो हमें सेकंड डार्क मिला, a/5 करोगे, a/5 करोगे तो हमें सेकंड ब्राइट स्पॉट मिलेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट लो। फर्स्ट वाला हिस्सा क्योंकि λ/2 है, सेकंड वाले हिस्से को काट देगा, थर्ड वाला हिस्सा फोर्थ वाले हिस्से को काट देगा, बचेगा कौन सा, फिफ्थ वाला बच जाएगा। लेकिन सिर्फ फिफ्थ पार्ट है वो, इसलिए उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये पार्ट समझ आया, इंटेंसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि फिफ्थ पार्ट है। जो फर्स्ट ब्राइट था उसका थर्ड पार्ट था, ठीक है, अब ये फिफ्थ पार्ट है, वो उससे भी कम इंटेंसिटी होगी, तभी ये कुछ ऐसा है और भी कम। तो ये सिंपल इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज का न्यूमेरिकल डाइफ्रैक्शन पर आपके स्क्रीन पर। इसमें बोला है कि हमारे पास ये डी डिस्टेंस कितना हो कि हमारी ये जो स्क्रीन है वो सारी की सारी डार्क रहे, उस पर कोई लाइट ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स था जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो हम सिंगल स्लिट के लिए कर चुके हैं। ठीक है, अभी किया कि अगर यहाँ पे डार्क रखना है तो हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे अगर यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट डार्क स्पॉट आ जाए, सिंगल स्लिट की वजह से फर्स्ट डार्क स्पॉट आ जाए, तो यहाँ पे लाइट नहीं आएगी, तो यहाँ कहाँ से आ जाएगी, बस इतना सोचना है। तो यहाँ फर्स्ट डार्क स्पॉट की कंडीशन क्या होगी, a/2 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2, ये हमने अभी किया। तो a/2 कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, a/2। तो लाइट यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, d, और ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके
यहाँ तक का b/2, ठीक है। टोटल डिस्टेंस b था स्लिट का, लेकिन ये b/2 होगा हाफ, 2 से 2 कैंसिल। दूसरी चीज, अगर आप साइन थीटा को tan थीटा अप्रोक्सीमेट लेके चलते हो तो आपका आंसर कोई मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर आप साइन थीटा को साइन थीटा रहने दोगे तो आंसर मैच करेगा, और होना भी चाहिए। अगर हम वो साइन को tan करने का मतलब ये था हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे आंसर में अप्रोक्सीमेशन नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा शुड बी परपेंडिकुलर विच इज b/2, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, ये d है, ये b/2 है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ d² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा a इंटू b/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ d² प्लस b²/4 इज इक्वल टू लैम्डा। हमारा सिर्फ यही मकसद है, यहाँ पे डार्क स्पॉट आ जाए, यहाँ पे कोई लाइट दिखेगी नहीं। स्क्वायर कर दो, a² b²/4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर d² प्लस b²/4। हमें d² निकालना है, तो हम लिख सकते हैं a² b²/4 माइनस लैम्डा स्क्वायर b²/4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर d²। अरेंजमेंट किया, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से हटा दो, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट की इसकी भी, d निकालना है हमें, तो d² शुड बी इक्वल टू, कॉमन क्या है b²/4, अंदर क्या बचा a² बाई लैम्डा स्क्वायर -1, a² बाई लैम्डा स्क्वायर -1। यहाँ से d कितना आएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से जो d आएगा वो आएगा b/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² बाई लैम्डा स्क्वायर -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।